अगर आपने जन्म कुंडली को अच्छी तरह से समझना है, इसको एनालाइज कैसे करते हैं वो भी समझना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि कुंडली को कैसे देखना है। किसी भी ऐप पे खोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्लेस डालना है और टाइम डालना है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आप डालते हो तो आपको एक जन्म कुंडली नजर आती है। पूरी एस्ट्रोलॉजी 12 9 और 12 के खेल पे डिपेंड है। 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी एस्ट्रोलॉजी डिपेंड है। एक चार्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये चार्ट आपको जो दिख रहा है ना, ये जो बॉक्सेस हैं, ये 12 घर हैं। कभी भी कुंडली देखोगे ना, ये घर कभी चेंज नहीं होंगे। हमेशा ये नंबर 1 है, थर्ड नंबर का घर रहेगा, ये चौथा घर है, ये 5वां घर, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 11वां और ये 12वां। ये हाउसेस या घर, ये हमेशा फर्स्ट हाउस फर्स्ट ही रहेगा, सेकंड हाउस सेकंड ही रहेगा, थर्ड हाउस थर्ड ही रहेगा। ये जो नंबर्स उस पर लिखे हुए दिख रहे हैं ना, जैसे 1 से लेके पूरे 12 तक एंटी क्लॉकवाइज जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये राशियां हैं। राशियां बदल जाएंगी, घर कभी नहीं बदलेंगे। अब जैसे यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे नंबर 10 लिखा हो तो यहाँ पे फिर 11 लिखा आ जाएगा, फिर 12। भी कोई नंबर्स लिखे होंगे, कोई राशियां होंगी, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी, क्लॉकवाइज कभी भी नहीं जाएंगी। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसे ये 12 राशियां दिख रही हैं। पहली राशि जो है नंबर 1 वो एरीज है, नंबर 2 टॉरस, 3 नंबर जेमिनाई, 4 नंबर कैंसर यानी कि कर्क राशि, 5वां नंबर लियो का है, 6ठा वर्गो, 7वीं राशि लिब्रा है, 8वीं राशि जो है वो स्कॉर्पियो, 9वीं राशि सेजिटेरियस, 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न, 11वीं राशि एक्वेरियस और 12वीं राशि जो है वो पाइसेस है। अब ये जो राशियां हैं ना, इनके स्वामी भी होते हैं। आइए देखते हैं कौन सी राशि को कौन से स्वामी दिए गए हैं। ये एरीज जो है और स्कॉर्पियो जो है, इनको एक स्वामी मिला हुआ है, यानी कि मंगल। मंगल एरीज और स्कॉर्पियो को रूल करते हैं। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस और लिब्रा, इनके भी एक स्वामी हैं, वो है वीनस। बात करते हैं हम जेमिनाई की। जेमिनाई और वर्गो, इनको भी एक स्वामी मिला हुआ है, वो है मर्क्यूरी। कैंसर को जो स्वामी मिले हैं वो है चंद्रमा, लियो को सन, और उसी तरीके से कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को एक स्वामी मिले हैं, वो है सैटर्न यानी कि शनिदेव। और पाइसेस और सैजिटेरियस, इनको भी एक स्वामी मिले हैं, वो है जुपिटर। ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से होता है। कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनके 2 स्वामी हैं और कुछ प्लैनेट्स के एक ही स्वामी है। दोबारा से समझ लेते हैं। एरीज और स्कॉर्पियो, इनके एक स्वामी हैं, वो है मंगल। टॉरस और लिब्रा वीनस से रूल होते हैं। जेमिनाई और वर्गो मर्क्यूरी से रूल होते हैं, यानी बुध से। कर्क को यानी कि कैंसर को एक ही स्वामी मिले हुए हैं, वो है चंद्रमा। लियो को यानी कि सिंह को एक स्वामी मिले हैं, वो है सूर्य। अब तो हमको समझ में आ गया कि 12 राशियां हैं और उनके स्वामी भी होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझते हैं घरों के बारे में। ठीक है, जैसे अभी आपके सामने ये कुंडली दोबारा से हमने खोली है। यहाँ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट हाउस जो है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और ये 12th, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस आप खुद हो, आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे दिखते हो, आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, ये फर्स्ट हाउस है। सेकेंड हाउस जो होता है, ये वाला, ये धन भाव है। ये धन भाव है, नाम से ही पता चल गया, पैसे का घर। तो ये आपकी वाणी है, ये आपका कुटुंब है, ये आपका पैसा भी है। ठीक है, अब सेकेंड हाउस के बारे में पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस आपका पराक्रम का घर होता है।
आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का घर होता है, आपके सिबलिंग्स का घर होता है, आपके पड़ोसियों का यानी नेबर्स का घर भी थर्ड हाउस होता है। अब फोर्थ हाउस को समझते हैं। ये जो फोर्थ हाउस है ना, ये बड़ा प्यारा सा घर होता है। ये फोर्थ हाउस आपके माता का घर है, ये आपके गाड़ियों का घर है, आपका कंफर्ट, आपकी लग्जरी सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस जो है ये आपके पूर्व जन्म के कर्म और ये आपकी एजुकेशन, आपके अफेयर्स, आपके बच्चे, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। स्टॉक मार्केट को भी कई बार हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस, ये जो सिक्स्थ हाउस है ये आपके ऋण, रिपु और शत्रु होता है, यानी कि आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर देखने हैं तो वो भी सिक्स्थ हाउस से आप देखते हो। आपको बीमारियां जब होती हैं वो भी सिक्स्थ हाउस की दशा के हिसाब से आप देखते हैं। फिर आपके जो लिटिगेशंस की प्रॉब्लम है वो भी सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। कितना कर्जा बढ़ रहा है, कब कब कर्जा हो सकता है, वो भी सिक्स्थ हाउस से आप देखते हो। सेवेंथ हाउस है ये आपके स्पाउस का घर है, ये आपकी पार्टनरशिप का घर भी होता है। एट्थ हाउस जो है ना, कुंडली का जो एट्थ हाउस होता है वो बहुत ही ज्यादा रहस्य का घर होता है, यानी कि मिस्टिक हाउस होता है। इस हाउस से आप अपने ससुराल को देखते हो। आप इनहेरिटेड जो फ्री का पैसा होता है ना, जो क्विक मनी होता है, वो भी आप एट्थ हाउस से देखते हो। सडन लॉस, सडन गेन भी आप एट्थ हाउस से देखते हो। नाइन्थ हाउस कुंडली का, ये नाइन्थ हाउस आपके गुरु का घर होता है, या आपके पिता का घर होता है, या आपके लॉन्ग ट्रेवल्स का घर होता है, ये भाग्य का घर होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं टेंथ हाउस के बारे में। टेंथ हाउस आपका कर्म का स्थान होता है, आपके काम करने का तरीका। ठीक है, अब 11th हाउस जो है कुंडली का, ये वाला घर, 11th हाउस आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, लाभ स्थान भी है ये। 12th हाउस, ये वाला घर एक्सपेंडिचर का घर है, द्वादश भाव भी इसको बोलते हैं। 12th हाउस आपका हॉस्पिटल है, 12th हाउस आपका फॉरेन सेटलमेंट भी है। हाउस को मोटा मोटी हम ऐसे समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा किस तरीके के इफेक्ट देता है। पहले हम राहु को समझते हैं। राहु क्या है? राहु के बारे में एक आपको स्टोरी बताती हूँ। स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उस टाइम पे अमृत निकला था समंदर के अंदर से। तो उस टाइम पे देवताओं और दानवों में ये कलह बढ़ गया था कि किसको मिलना चाहिए ये जो अमृत है। तो ये डिसाइड हुआ कि पहले देवता ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो राक्षस हैं उनको, असुरों को, तब अमृत मिलेगा। तो जब देवता लाइन बना के अमृत ग्रहण कर रहे थे, तो स्वरभानु जो राक्षस था ना, वो भी जाके देवताओं का वेश धारण करके वहां खड़ा हो गया और अमृत पीने लगा। जैसे पे सूर्य और जो चंद्रमा थे उन्होंने बता दिया कि ये तो राक्षस है और ये अमृत धारण कर रहा है। जब सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने छोड़ा तो उससे स्वरभानु का गला कट गया, धड़ से अलग हो गया। तो जो स्वरभानु का जो सर था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। ठीक है, अब केतु और राहु के बारे में समझ आ गया है। अब राहु जो है वो क्योंकि वो सर है, राहु हर एक चीज को ऑब्सेस्ड कर देता है। कोई छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिस भी घर में बैठेगा उस घर को बहुत बड़ा बना देगा। कहीं कहीं जगह अच्छा भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि राहु है तो हमेशा खराब ही करेगा, लेकिन मोटा मोटी ऐसा समझते हैं कि जो राहु है, राहु भ्रम है, जिस भी घर में बैठता है उस घर से आपको भ्रमित कर देता है। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हो, तो फर्स्ट हाउस में जब राहु बैठता है ना, तो ये आपको फर्स्ट हाउस से यानी खुद से ऑब्सेस्ड कर देता है। आप अपने आप की ही कंपनी एंजॉय करते हो, आपको अपने आप का साथ ही बहुत अच्छा लगता है और आप डिससेटिस्फाइड भी खुद से ही हो जाते हो, और इस वजह से आपको अपने आप से ही कभी कभी प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन टाइप की फीलिंग भी आती है आपको। उसी तरह अगर राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा हो कुंडली के, सेकंड हाउस क्योंकि धन भाव है, आपका कुटुंब है, आपका पैसा है, तो ऐसे लोग पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव कर लेते हैं। ऑब्सेशन जो होता है ना, ओवर ऑब्सेशन, वो कर लेते हैं। ये पैसे के पीछे भागते रहते हैं। इनको ये होता है कि बस किसी तरीके से पैसा कमा लिया जाए, कैसे भी करके पैसा कमाए, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, बस इनको पैसा कमाना होता है।
सबसे अच्छी प्लेसमेंट राहु की होती है थर्ड हाउस में, क्योंकि ये पराक्रम का घर होता है ना। तो जब भी राहु थर्ड हाउस में कुंडली के बैठता है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ ऑब्सेस्ड कर देता है। इस वजह से ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स भी करते हैं। अगर अब राहु आपके फोर्थ हाउस में बैठा हो तो ये आपको आपकी माता से ऑब्सेस्ड कर देगा, ये आपको अपने परिवार से, आपके घर से ऑब्सेस्ड कर देगा। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ राहु आपकी माता के साथ ओवर ऑब्सेशन देगा और उसी से डिससेटिस्फाई भी करेगा। ऐसे लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, इस वजह से ये फॉरेन सेटलमेंट या घर से दूर जाके भी काम करना प्रेफर करते हैं। फिफ्थ हाउस आपके बच्चे का घर होता है। जब भी राहु फिफ्थ हाउस में बैठता है ये आपको बच्चे से ओवर ऑब्सेस्ड बना देता है। ओवर ऑब्सेशन की वजह से कई बार आपके बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और आपको उस वजह से डिससेटिस्फेक्शन भी होता है। सिक्स्थ हाउस में राहु की पोजीशन को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपका दुश्मनों का घर है। सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ राहु आपके दुश्मनों का खात्मा कर देता है। अगर आपके दुश्मन हैं तो वो बहुत ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, क्योंकि राहु उनसे बदला ले लेता है आपका। सेवन्थ हाउस क्योंकि आपके स्पाउस का घर है, वहाँ जब भी राहु बैठता है आपको अपने स्पाउस के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। अब आप सोचोगे कि ऑब्सेशन स्पाउस के साथ तो अच्छा है, क्योंकि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। जी हाँ, लेकिन ओवर अटैचमेंट भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना लाइफ में। तो इस वजह से आपको डिससेटिस्फेक्शन भी आपके स्पाउस के साथ होता है। और वहीं अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के लिहाज से ये सेवन्थ हाउस में राहु अच्छा होता है, क्योंकि फिर ये आपको बिज़नेस के साथ ऑब्सेस्ड कर देता है। आप बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस के पीछे भागते हो, लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते हो तो फिर आप उससे भी डिससेटिस्फाई होते हो। अब सेवन्थ हाउस के बाद बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस क्योंकि मिस्टिक हाउस है, रहस्य का घर है, वहाँ जब राहु बैठता है, राहु रहस्य कि आप चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। अगर आप टैक्सेशन का काम कर रहे हो, रिसर्च का काम कर रहे हो, ऑकल्ट से जुड़े हो, तंत्र से जुड़े हो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हो, तो ये राहु यहाँ बैठ के आपके लिए बहुत ही अच्छा कर देता है। अगर इन प्रोफेशंस के साथ आप नहीं जुड़े हो तो आप अपने इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप्स ख़राब कर लेते हो, या फिर आपको अपयश का सामना भी करना पड़ता है। सडन लॉसेस, सडन गेंस और सडन इवेंट्स का भी घर है ये, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नाइन्थ हाउस में जब राहु बैठता है तो ये आपको आपके पिता से ऑब्सेस्ड कर देता है। आप कई बार ऐसे लोग देखोगे जो तर्क वितर्क की बातें करते हैं कि ये ट्रेडिशन ऐसा क्यों है, अच्छी बात है लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ऐसे लोगों को कई बार देखा जाता है इनके नाइन्थ हाउस में राहु होता है, क्योंकि ट्रेडिशन से अटैच हो जाते हैं, लेकिन फिर वहीं डिससेटिस्फेक्शन होती है, कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। अब टेंथ हाउस में जब राहु आता है तो लाल किताब कहती है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हो, आप अगर टेक सेवी हो, अगर आप एआई में काम कर रहे हो, तो ये राहु फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। अगर आप ऐसे कोई प्रोफेशन में हो जो आपका मन चाहा है, जिससे आपको करने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो भी ये राहु यहाँ बैठ के वंडर्स करता है। इसीलिए आप ऐसे ऐसे काम करके आओगे, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी खोजें कर दोगे कि लोग सोचते रह जाएंगे कि इस काम को आपने किस तरीके से कर दिया। अब 11th हाउस क्योंकि आपके लाभ का घर है, क्योंकि आपके दोस्तों का घर है, आपके रिश्तेदारों का घर है, ये आपके डिजायर्स हैं बैठ फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साथ इन चीज़ों के साथ बात करते हैं। 12th हाउस में जब राहु बैठता है इस वजह से आपको अच्छा डिससेटिस्फेक्शन फॉरेन सेटलमेंट जब ये आपके ज़्यादातर मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, जब राहु 12th हाउस में होता है तो ये फॉरेन सेटलमेंट करवा देता है। और अगर आपको फॉरेन सेटलमेंट नहीं करवाता है तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह में होंगे जो या तो आपके जन्म स्थान से दूर होगा या कुछ अलग ही स्टेट में होगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मोटा मोटी राहु इन हाउसेस में बैठ के ऐसे परिणाम देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको डिटेल में और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगली क्या वीडियो आपको सब लेके आनी है। ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री राम।